सुप्रभात बच्चों। आज आपकी हिंदी की कक्षा में गद्य पाठों का आरंभ होगा। अब से पहले आपने 4 काव्य पाठ पढ़े हैं और ये गद्य पाठ का आपका पहला अध्याय है। महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित भक्तिन पाठ। कल आपसे कहा भी था कि आप एक बार टेक्स्ट देख लेंगे। तो रोज़ाना की तरह आपको निर्देश है कि आप महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पाठ के आरंभ होने से पहले अवश्य लिख लेंगे। महादेवी वर्मा की काफ़ी रचनाएं आपने पढ़ी हुई होंगी। उनमें ज़्यादातर क्या हैं, संस्मरण हैं, रेखा चित्र हैं। गद्य शैली में जो उन्होंने लिखा उसमें संस्मरण और रेखा चित्र बहुत ज़्यादा हैं। भक्तिन पाठ भी एक हिसाब से क्या है, उनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो उनकी सेविका भक्तिन के ऊपर लिखा गया है। दरअसल भक्तिन उनकी सेवा में जब आई तब उसका नाम भक्तिन नहीं था, यह नाम महादेवी वर्मा ने ही उनको दिया था। उसके पीछे कई तर्क हैं जो आपको पाठ के टेक्स्ट में मिल जाएंगे। तो इसमें है क्या, पाठ में थोड़ा सा एक छोटा सा इसका सारांश बता देते हैं कि ये भक्तिन जब उनकी सेवा में आई थी उससे पहले का जो उसका जीवन था वो बड़ा कष्ट भरा था। उसके पति की मृत्यु हो गई थी, तो जो उसके जेठ और देवर थे वो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको हड़पने की कोशिश करते थे। फिर उसके बाद पति के द्वारा ही इनकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। पति मरने से पहले ही इनकी बड़ी बेटी की शादी करके उसके बाद स्वर्ग सिधार गए थे। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि इनके दामाद का भी निधन हो जाता है और इस तरह की कई घटनाएं इसमें जुड़ती चली जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा खिन्न होकर के आखिरकार भक्तिन अपना घर छोड़ देती है और प्रयागराज इलाहाबाद आ जाती है। तो वहाँ काम की तलाश में वो कहाँ जाती हैं, लेखिका के यहाँ जाती हैं। तो जब पहली बार लेखिका ने भक्तिन को देखा था तो उसका एक खाका सा प्रस्तुत करती हैं पाठ के ओपनिंग में ही कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक रेखा चित्र उनका बनाया है भक्तिन का लेखिका ने। तो बच्चों अब पाठ पे हम आ ही चुके हैं, तो एक चीज़ थोड़ी सी और ध्यान रखेंगे कि जो आपके गद्य पाठ हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े लंबे होते हैं और जो काव्य पाठ होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। इसलिए एक कविता या एक काव्य पाठ पूरा एक दिन में समाप्त हो जाता है, लेकिन गद्य पाठों के साथ में ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो समय की कोई कमी नहीं है, समय की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा देना होगा। मेरे ख्याल से ये पाठ जो आपका होगा वो 4 या 5 दिन तक जाके पूरा होगा। अब धीरे धीरे हम पाठ की कहानी की ओर आते हैं। तो आपको बता ही दिया कि भक्तिन का जो जीवन था वो बड़ा कष्ट भरा था। अब भक्तिन जिस समय महादेवी वर्मा के यहाँ आती है तो उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, उसने बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने जैसे साधु संत लोग जो हैं वो पहनते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने सिर भी मुंडा रखा था। भक्तिन ने सिर मुंडा रखा था और हर बृहस्पतिवार को इस काम को वो करवाती थी कि अपना सिर किसी नाई के उस तरह से मुंडवाती थी। कर्मकांड की बड़ी पक्की थी, अनपढ़ थी लेकिन ज़िद्दी थी। तो लेखिका के पास रहते रहते उसमें कई तरह के गुणों का विकास भी होता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बहुत सारी आदतों को नहीं छोड़ती है। तो इसमें पाठ को जो हम देखते हैं तो इसमें जो भक्तिन का जो जीवन है वो लगभग 4 खंडों में बटा हुआ है। पहला भाग भक्तिन के जीवन का वो है जब वो अपने पिता के घर में थी और जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। दूसरा भाग वो है कि जब उसकी माता का तो देहांत हो जाता है और पिता क्या करते हैं, एक
दूसरी स्त्री ले आते हैं, यानी दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो जो सौतेली माँ थी, विमाता जिसको बोलते हैं, विमाता मतलब सौतेली माँ, सौतेली माँ थी, उसका व्यवहार भक्तिन के प्रति ठीक नहीं रहा। सौतेला व्यवहार उसने किया। अपने बच्चों को तो वो ठीक ठाक, और भक्तिन के साथ में थोड़ा सा उसका व्यवहार ठीक नहीं था। तो ठीक है, अब होता क्या है कि उसके बाद में ये भक्तिन का विवाह तो हो गया, और जब वो अपने ससुराल में जाती है तो तीसरा खंड उसका तब शुरू होता है। तीसरे खंड में क्या होता है कि पति जब तक है तब तक वो ठीक है, संपन्न है, और पति के साथ मिलकर खेतों में काम भी करती है, अच्छी फसल होती है। लेकिन जब पति का निधन हो जाता है तो उसके बाद का उसका ये खंड शुरू होता है जीवन का, जिसमें वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि जो उसके जेठ और देवर के परिवार हैं वो पहले से उससे ईर्ष्या करते थे। तो अब वो उस पर हावी होने लगते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को, साई को जब्त करने का सपना देखने लगते हैं। तो कई तरह के षड्यंत्र उसके खिलाफ उसी परिवार में, यानी उसके ससुराल में रचे जाते हैं। लेकिन भक्तिन है, अड़ियल है, वो कभी उस परिवार के सामने झुकती नहीं है। तो ये उसके जीवन का जो था ना, तीसरा खंड था, जब वो अपनी ससुराल में है। अब इसमें कई चीज़ें होती हैं बीच में। उसकी बेटियां हैं, 2-3 बेटियां उसकी हैं, और लगभग ये कहा गया है, पाठ में जिक्र किया गया है कि वो लड़कियां खूबसूरत नहीं थी, बदसूरत थी। तो कई तरह की चिंताएं भक्तिन के मन में हैं। उसके बाद फिर भी वो अपने घर जमाई को, जो बड़ी बेटी का पति था, उसको अपने साथ रखने लगती है घर जमाई के रूप में, और खेती की देखभाल वो करता है। लेकिन दुर्भाग्य है भक्तिन का, उसका साथ नहीं छोड़ता दुर्भाग्य। और एक दिन ऐसा होता है कि वो, उसका जो दामाद है वो भी स्वर्ग सिधार जाता है। तो ये क्रम चलता रहता है, यानी जो दुर्भाग्य है वो चलता रहता है। तो आखिरकार फिर क्या होता है कि परेशान होके वो अपनी ससुराल को छोड़ करके कहाँ चली आती है, शहर में चली आती है। काम की तलाश में वो मैडम के पास जाती है। और उस समय जो महादेव वर्मा है, वो आपको पता ही है, प्रयाग विद्यापीठ की एक हिसाब से कह लीजिए आज की भाषा में कि वाइस चांसलर उस समय की रही है। बहुत बड़ा पद होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक वाइस चांसलर के पास, वीसी के पास, जो यूनिवर्सिटी लेवल का एक सबसे बड़ा टॉप अधिकारी होता है। तो फिर क्या होता है कि वो, अब ये उसके जीवन का कौन सा खंड हो गया बेटा, चौथा खंड शुरू हो जाता है। कहाँ? महादेवी वर्मा के पास। अब इस खंड में और पहले वाले खंडों में बड़ा फर्क आ जाता है, क्योंकि अब तक जो उसका जीवन था वो बड़ी विषम परिस्थितियों में गुजरा था, चाहे वो अपने पिता के घर गुजरा था या अपने ससुराल में गुजरा था। लेकिन जैसे ही वो आती हैं कहाँ, महादेवी वर्मा के यहाँ, तो अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि चेंज आ गया उनकी लाइफ में, कि महादेवी वर्मा उनका बड़ा ध्यान रखती थी। उनका ही क्या, अपने घर में काम करने वाले हर नौकर का वो बड़ा ध्यान रखती थी। बड़ा लगाव सबके साथ में महादेवी वर्मा का रहता था। लेकिन भक्तिन के साथ में उनकी घनिष्ठता कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। उसका कारण ये था कि भक्तिन भी उनको ये नहीं मानती थी कि वो मेरी मालकिन है, बल्कि उनको अपनी बहन मानती थी। और भक्तिन का स्वभाव यह था कि वो जो दूसरे नौकर थे उनसे अपने आप को श्रेष्ठतर साबित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। तो थोड़ी बहुत ही कुछ कमियां हर व्यक्ति के कैरेक्टर में होती हैं। कैरेक्टर से मेरा मतलब है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि हम थोड़ा सा उन आदतों के कारण, क्या कह सकते हैं, ज़िंदगी भर थोड़ा सा ये कुछ आदतें हमारे साथ में चलती रहती हैं। तो भक्तिन को भी कुछ आदतें हैं, जैसे झूठ बोलने की आदत है, ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें उसके अंदर हैं। तो जब वो कभी कोई झूठ बोलती है तो साथ ही साथ एक लॉजिक भी दे देती है कि इसमें मैंने गलत क्या किया, अपनी मालकिन के हित में अगर मुझे झूठ बोलना पड़ा, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब लेखिका भक्तिन का जो सामंजस्य था वो थोड़ा सा एक पारिवारिक सामंजस्य था। हम ये नहीं कह सकते कि उन दोनों के बीच में एक मालकिन और एक नौकरानी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो था। तो फिर जैसा मालिक होता है नौकर वैसा ही हो जाता है। धीरे धीरे मैडम के जो जितने परिचित हैं उनके साथ में भक्तिन का भी परिचय हो गया, और बड़ी रोचक इसमें प्रसंग आते हैं बीच बीच में, वो आप टेक्स्ट बुक में धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हम सारांश की ओर चल रहे हैं। तो भक्तिन को ये नाम, एक प्रश्न इसमें आता है कि भक्तिन को ये नाम किसने दिया होगा, ठीक है। तो वैसे उसका वास्तविक नाम जो था ना, लक्ष्मीन नाम था। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। अब लक्ष्मीन नाम माता पिता ने क्यों रखा होगा, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है वो धन की, ऐश्वर्य की देवी होती है। तो बेटी का जैसे ही आगमन हुआ होगा घर में, तो माता पिता ने
ये सोचकर कि हमारे घर में बेटी आई है तो हम इसका नाम लक्ष्मी रखेंगे। और गाँव की भाषा में आपको पता ही है, थोड़ा सा विकार आ जाता है नामों में। लक्ष्मी नाम को गाँव वालों ने लक्ष्मीन कर दिया था। अब जब ये आ जाती है लेखिका के पास में, तो उस समय भक्ति नाम लेखिका ने, एक प्रश्न है इसमें सबसे पहला, मेरे ख्याल से यही प्रश्न है, भक्ति नाम उनका कैसे पड़ा। तो जब लेखिका ने देखा कि यार इसका तो जो वेशभूषा है वो संतों वाली है, कान भी बिंधवा रखे हैं और कपड़े भी पहनती हैं वही संतों वाले भगवा कपड़े पहनती हैं, तो वो लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। और इस नाम को पाकर बड़ी खुश हुई थी वो कि मेरा कितना अच्छा नाम रखा है मेरी मैडम ने। तो इस तरह से ठीक है। तो आखिर में फिर वो लास्ट टाइम तक भक्तिन अपनी मैडम के साथ ही रही, उनके संपर्क में ही रही। और जहाँ तक इस पाठ से संकेत मिलता है वो पूरा जीवन अपनी मैडम के साथ ही रही। तो पाठ के अंत में लेखिका कहती है कि मैं इस संबंध को कैसे अनदेखा कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे और उनके बीच में एक नौकरानी और मालकिन का रिश्ता है, बल्कि वो मेरे जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ गई हैं। लेखिका इस चीज़ को स्वीकार करती है। अब वो कहती है कि जब हम में से कोई एक दूसरे से जुदा होगा और चिर विदाई होगी, चिर विदाई का बच्चों क्या अर्थ होता है, हमेशा के लिए विदा हो जाना। और वो कब होते हैं, जब मृत्यु हो जाती है। तो लेखिका को लगता है कि जब हम में से जब किसी की भी मृत्यु पहले होगी तो उस क्षण हम एक दूसरे के लिए मतलब किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से विलाप करेंगे, क्या मतलब उसका कुल मिला के बाद में बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ इस तरह से पूरा हो जाता है। और सारांश रूप में मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, टेक्स्ट आपने पढ़ ली होगी। और कल निश्चित रूप से आपका ये पाठ पैराग्राफ वाइज हम शुरू कर देंगे। जहाँ अनावश्यक पैराग्राफ होंगे जिनका बोर्ड की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, उनको मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि समय भी हमें बचाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। अच्छे से इस पाठ को पढ़ना, पाठ की समरी आपको समझ में आ ही गई होगी। और कुछ बच्चों ने अभी तक उसमें गूगल क्लासरूम में ज्वाइन कर लिया है, कुछ ने नहीं किया, कर लें आप। और वो तो बात है ही कि कुछ थोड़े से बेनिफिट तो आपको मैं दूंगा ही दूंगा। ठीक है, नमस्कार। अपना ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और माता पिता का आप ध्यान रखेंगे, बुज़ुर्गों का ध्यान रखेंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।